आज मैं आप लोगों को रिवीजन कराऊंगा किसका? मनी का। पहले एक बार जल्दी से सुन लो, मैंने मनी में मोटी मोटी क्या क्या बातें पढ़ाई थी। कितने, अरे बेटा चुप हो जा प्लीज। मैंने आपको बड़ी बड़ी मनी में क्या क्या बातें पढ़ाई थी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया जब मनी नहीं था तो बार्टर सिस्टम चलता था, तो एक अपन करेंगे बार्टर सिस्टम। फिर सेकंड नंबर पे अपन पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी। फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ मनी। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मनी सप्लाई के बारे में। अब मनी सप्लाई में मैं आपको मॉडर्न अप्रोच पढ़ाऊंगा आरबीआई की और ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ाऊंगा। तो मोटा मोटा इसके अंदर कितने कंसेप्ट कवर करने वाले हैं हम? 4। पहले पढ़ाऊंगा आपको बार्टर सिस्टम, फिर पढ़ाऊंगा मनी और उसके फंक्शंस, अरे मत बात करो। फिर पढ़ाऊंगा आपको टाइप्स ऑफ मनी एंड फिर आप लोगों को पढ़ाऊंगा मनी सप्लाई और मनी सप्लाई नापने के तरीके, जिसमें आप लोगों को मैं ट्रेडिशनल अप्रोच भी पढ़ाऊंगा और मॉडर्न अप्रोच भी पढ़ाऊंगा। और मॉडर्न अप्रोच में स्पेशली अप्रोच किसकी पढ़ेंगे? जिसमें हम M1, M2, M3 और M4 के बारे में पढ़ेंगे। ये इस पूरे रिवीजन का लेखा जोखा रहने वाला है। कोशिश करेंगे 2 रिवीजन क्लास में इसको पूरा शुरू से एंड तक कवर करें। चलो ध्यान से सुनते जाना, बस मुझे सुनना है। आपके नोट्स में एक एक मैटर है, नोट्स के अंदर एक एक चीज मार्क भी हो रखी है, बस सुनते जाना एकदम अच्छे से, यही लर्न करने की कोशिश करना। चलो पहले जब पूरी दुनिया में मनी का आविष्कार नहीं हुआ था, जब, भाई सुन लो, उस समय चलता था बार्टर सिस्टम। वो समय भी बड़ा सुनहरा समय था, ठीक है, बहुत ही अच्छा समय था जिसमें पैसा ही नहीं था। आज हम कहते हैं कि भैया सब पैसा आया तो पैसे से रिश्ते खराब हो जाते हैं, पैसों से दोस्तियां टूट जाती है, पैसों से ये हो जाता है। सोचो जब पैसा ही नहीं था, लोग बदल जाते हैं, ठीक है, बिक जाते हैं। अब सोचो अरे जिस समय पे मनी नहीं था उस समय पे बार्टर सिस्टम था, तो करप्शन भी गुड्स में होता होगा कि मैंने इससे कहा मेरा ये काम करवा दे, 4 किलो चावल लूंगी, ठीक है। पैसे तो थे ही नहीं। तो जब हम लोगों ने मनी इन्वेंट करी, तो उसके रीजंस क्या थे? क्योंकि बार्टर सिस्टम चल ही रहा था और बार्टर सिस्टम बड़े बरसों तक चला। प्लीज यार सुन लो, बार्टर सिस्टम बरसों तक चला। अब जब कोई सिस्टम है, मनी को इन्वेंट हुए 200-300 साल हुए होंगे, है ना, और बार्टर सिस्टम तो हजारों साल चला है। तो कोई हजारों साल पुराना सिस्टम हमें अबॉलिश क्यों करना पड़ा और उसकी ये नई चीज क्यों आई? तो बार्टर सिस्टम के साथ कुछ डिफिकल्टीज थी। 3 बार बोल चुका हूं, अब नहीं बोलूंगा, ध्यान रखना। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन गुड्स विद अनदर गुड्स। बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 लोग होते हैं, दोनों अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के गुड्स एक दूसरे को दे देते हैं, ठीक है, और अपने अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। कि सिंपल सा सिस्टम है, अगर मेरे पास गेहूं ज़्यादा है और इसके पास अभी बोला चावल ज़्यादा है, तो मैं इसको गेहूं दूंगा, चावल ले लूँगा। बार्टर सिस्टम इस तरीके से काम करता है। तो बार्टर सिस्टम इज अ सिस्टम इन विच देर इज़ अ डायरेक्ट कमोडिटी ऑफ वन, देर इज़ अ डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ वन कमोडिटी विद अनदर कमोडिटी। इसको C2C, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब ये बार्टर सिस्टम के साथ क्या थी? कुछ डिफिकल्टीज थी, ठीक है। उन डिफिकल्टीज की वजह से ही क्या आया? मनी। और मनी के फंक्शंस ने ये सारी डिफिकल्टीज को सही कर दिया। तो डिफिकल्टी पढ़ते पढ़ते मनी के फंक्शंस भी साथ में रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखते चलना। डिफिकल्टी नंबर 1, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। पहली प्रॉब्लम ये थी मनी के साथ कि इसमें, अरे बार्टर सिस्टम के साथ, कि इसमें 2 लोगों का एक ही चीजों पर सहमत होना बहुत मुश्किल था। डबल कोइंसिडेंस मतलब when 2 person agree for the same thing in the same sense। क्या बोला मैंने? when 2 person agree for the same thing in the same sense। जैसे अपन बोलते हैं कि अभी एकदम से ही आ गया, oh what a coincidence, ठीक है, तो मतलब कि तू यहाँ कैसे आ गया, I was not expecting you, ठीक है, इत्तेफाक, मैं आपको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ पे। तो डबल कोइंसिडेंस मतलब 2 लोगों का एक चीज पर सहमति बनाना बहुत मुश्किल था।
अब देखो बार्टर सिस्टम में क्या होता है, एक प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे उस समय एक एग्जांपल दिया था वही दूंगा कि मेरे पास 2 अकाउंट्स की बुक है और मेरे को एक इको की बुक चाहिए। तो सिमरिता के पास 2 इको की बुक है, तो मैंने इससे कहा कि तू मेरे से अकाउंट्स की बुक ले ले और मेरे को इको की बुक दे दे। तो सिमरिता के पास एक्स्ट्रा बुक है, तो ये इको की बुक मुझे देना तो चाहती है, लेकिन इसको बदले में अकाउंट्स की बुक नहीं चाहिए, इसको बदले में क्या चाहिए, बिजनेस की बुक चाहिए। अभी आलिया के पास 2 बिजनेस की बुक है, ये बिजनेस की बुक इसको देना तो चाहती है, लेकिन इसको बदले में इको नहीं चाहिए, इसको बदले में अकाउंट्स चाहिए। तो ये मेरे पास आई, तो इसने कहा सर अकाउंट्स दे दो। तो मैंने कहा मेरे को अकाउंट्स देना तो है, लेकिन मेरे को बिजनेस नहीं चाहिए, मेरे को तो कौन सी बुक चाहिए, इको की चाहिए। नाउ इन दिस सिनेरियो all 3 persons have extra commodity. बोलो, all 3 persons have extra commodity, and all of them want to exchange them. And all of them want to exchange that. ठीक है? But problem is lack of double coincidence. दो लोग सेम थिंग और सेम सेंस में एग्री नहीं कर पा रहे। अभी एक प्रॉब्लम में ये बोलूं कि मेरे पास एक्स्ट्रा गुड्स ही नहीं है एक्सचेंज करने को, तो वो फिर एक प्रॉब्लम है। यहां तो मैं ये कह रहा हूं मेरे पास गुड्स है, मैं एक्सचेंज भी करना चाहता हूं, लेकिन आई एम नॉट फाइंडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ माई गुड, ठीक है, गुड ऑफ माई रिक्वायरमेंट, सॉरी। तो जो मेरी रिक्वायरमेंट का गुड है वो मुझे मिल नहीं पा रहा। अभी चलो, तो 3 जनों का एग्जाम्पल था, बड़ा सिंपल सा, ढूंढ लिया। अभी आप बोलोगे अरे सर उसमें क्या है, आप आलिया से बिजनेस की बुक ले लो, है ना, उसको बिजनेस चाहिए, उसको बिजनेस देखिए, उससे इको की ले लो, हो गया है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम है। तो पूरे दुनिया जहान में 3 ही लोग हैं, हाँ, और आपको अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के लोग मिलते जाएंगे, ठीक है, इम्पॉसिबल है ये। तो बार्टर सिस्टम इतने सालों तक चल गया, बट आज ये उस जमाने में चल गया जब इतनी कमोडिटीज नहीं थी, ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, ठीक है, जमाना ही अलग था। उस समय में बस सर्वाइव करना ही हमारा उद्देश्य था कि 2 वक्त का खाना मिल जाए, वो किसी भी तरीके से हम लोग कुछ भी काट पीट के खा पी लेंगे, ठीक है, और उसके बाद 2 वक्त का खाना मिलने के साथ हम लोगों का मेन उस समय में पर्पस क्या था, सर्वाइवल। उस समय एम्बिशंस इतने नहीं थे, इसलिए गुड्स भी इतने नहीं थे, सर्विसेज इतने तरह की। तो आज बार्टर सिस्टम कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ कमोडिटीज, एंड हमारी पॉपुलेशन तो फिर तुम जानते ही हो। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अपनी रिक्वायरमेंट का गुड्स ढूंढना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो पहली प्रॉब्लम लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लिख सकते हो इसके अंदर बराबर। अब दूसरी प्रॉब्लम लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। बार्टर सिस्टम वहां पे वर्क नहीं करेगा जहां पे गुड्स डिविजिबल नेचर के नहीं होते। जैसे अगर मान लो मैंने एग्जांपल दिया था कि मेरे को अपना घोड़ा हॉर्स एक्सचेंज करवाना है भावेश के साथ। अब भावेश को हॉर्स लेकर जो कमोडिटी मुझे देनी है वो है मान लो चावल। अब ये मेरे को 1000 किलो चावल दे रहा है हॉर्स के बदले में। तो मैंने कहा भैया ये 1000 किलो मुझे नहीं चाहिए, तू मुझे इसको डिवाइड करके दे दे, 100 किलो, 10 किलो, 20 किलो, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है रखने को। तो इसने कहा ठीक है। तो अब इसका गुड्स डिविजिबल नेचर का है। अब ये तो मुझे दे देगा, लेकिन मैं अपने घोड़े को डिवाइड करके थोड़ी दूंगा, काट दूं बीच में से, पहले खोपड़ी भिजवाऊं, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो बार्टर सिस्टम वॉन्ट वर्क, यहां पे बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। तो अगर आप एक कमोडिटी ऐसी दे रहे हो जो डिविजिबल नेचर की है और एक कमोडिटी ऐसी दे रहे हो जो डिविजिबल नेचर की नहीं है, तो बार्टर सिस्टम काम नहीं करेगा। फिर तीसरी प्रॉब्लम लैक ऑफ कॉमन मेजर। तीसरी क्या है? बार्टर सिस्टम में किसी चीज का कॉमन मेजर नहीं था, गधे घोड़े सब एक समान थे। आज अगर मान लो मैं अपना मोबाइल दे रहा हूं और मेरा मोबाइल महंगा है और बदले में मुझे ये जैकेट चाहिए, और जैकेट इतना महंगा नहीं है, लेकिन मुझे अभी ठंड में जैकेट की बहुत ज़रूरत है, तो मैंने अपना मोबाइल भी दे दिया और जैकेट ले लिया। तो जैकेट तो सस्ता है, मोबाइल महंगा है, बट सस्ते महंगे की परख थी किसको? काला अक्षर भैंस बराबर। जब वैल्यू ही नहीं था किसी चीज़ का, ठीक है, तो वो वैल्यू सही है या गलत है ये कौन डिसाइड करेगा? वैल्यू था ही नहीं, हमें ये पता ही नहीं था कि मोबाइल इतने रुपए का है, क्योंकि रुपया इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ था, मनी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो उस समय क्या था, लोग अपनी महंगी चीज भी दे देते थे सस्ती चीज के लिए, क्योंकि उस समय किसी चीज का क्या नहीं था, कोई कॉमन मेजर नहीं था। तो 3 प्रॉब्लम ये हो गई। चौथी प्रॉब्लम देखो, मैंने इसको ऐसे जमा रखी है, 3 लाख 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 है,
और अब अगली 3 आएगी डिफिकल्टी डिफिकल्टी डिफिकल्टी। तब आएगा डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज, फिर डिफिकल्टी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, और फिर आएगा डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। ठीक है, मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ वो सब आपको नोट्स में अच्छे से मिल रही है, पहले भी पढ़ चुके हो। फटाफट फटाफट देखते चलना। अब 3 प्रॉब्लम एक साथ बताते हैं डिफिकल्टी वाली। पहली प्रॉब्लम है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज। मनी को आज स्टोर करना कितना आसान है। बैंक में पैसे जमा करा दो और बैंक उसके ऊपर पैसे भी देगा आपको। शुभ सुन रहा है बेटा, यहाँ देख। तो मनी को स्टोर करने में तो आज पैसा भी मिलता है। गुड्स को स्टोर करने में पैसा लगता था। अब आज मेरे को अगर 1000 किलो गेहूं स्टोर करना है तो कितनी बड़ी जगह लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद स्टोर तो चलो जैसे तैसे कर लूँगा, फिर उसके बाद अगर ख़राब हो गया तो वो डर, वैल्यू में गिरावट आ गई तो वो डर। ये सारी प्रॉब्लम है गुड्स को स्टोर करने में, और मनी को स्टोर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मनी को स्टोर करने में ये सारी प्रॉब्लम आपके लिए बेनिफिट में बदल जाएगी। तो चौथी प्रॉब्लम है डिफिकल्टी इन स्टोरेज ऑफ गुड्स। गुड्स को स्टोर करना क्या है, डिफिकल्ट है, क्योंकि इट विल टेक मोर टाइम। ठीक है, फिर मोर स्पेस, मोर कॉस्ट। फिर ये इतना ज़्यादा इजीली, मतलब जैसे आज पैसा मैंने बैंक में रखा तो मैं कभी भी बैंक में से पैसा निकाल सकता हूँ, कन्वीनियंट है। लेकिन एक बार किसी जगह पे मैंने माल स्टोर कर दिया तो उसे वहाँ से निकालना भी फिर क्या है, इनकन्वीनियंट है। ऐसा नहीं कह रहा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा, लेकिन कन्वीनियंट नहीं है। आज आप सोचो मनी हर मामले में कितना सही है, हर मामले में। ये सारी प्रॉब्लम को मनी ने सॉल्व कर दिया। डबल क्वांटिटी की प्रॉब्लम मनी ने सॉल्व कर दी। आज अगर मान लो ये मेरे से अभी बिजनेस की बुक नहीं लेना चाहती, ठीक है, तो मैं कहूँगा ले चल तू तो अकाउंट्स की बुक ले ले। बिजनेस की, अरे मेरे को बिजनेस की बुक नहीं चाहिए, तू तो मेरी अकाउंट्स की बुक ले ले, पैसे दे दे, मैं पैसे से बिजनेस की बुक खरीद के ले आऊँगा। तो पैसे ने क्या कर दिया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज दे दिया। अभी बताऊंगा फंक्शन में मैं। तो जितने भी प्रॉब्लम्स से मनी ने उसको क्या दे दिए, सॉल्यूशन दे दिए। और आज मनी पेपर करेंसी में भी है, कॉइन करेंसी में भी है, और अब तो डिजिटल मनी भी है। ठीक है, क्रिप्टो है, उसके अलावा आप वॉलेट में पैसा रख सकते हो। ठीक है, फिजिकल वॉलेट में ना रख के फोन पे, पेटीएम, यूपीआई कर सकते हो। मतलब अब तो कितना ज्यादा मनी मार्केट आपका एक्सप्लोर हो गया है, अब तो और कन्वीनियंट है। और ये सब चीजें आपको बार्टर सिस्टम में कभी भी नहीं मिलती। तो सिस्टम को चेंज होना पड़ता है। सिस्टम चेंज हुआ है तो किसी पर्पस से हुआ होगा। हो सकता है आज से 50 साल बाद और कोई अच्छा सिस्टम आ जाए और वो चीज मनी को भी रिप्लेस कर दे। ठीक है, वो भी हो सकता है। लेकिन ये सिस्टम इतने सालों तक चला, लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स थी, दैट्स वाई इसको क्या करना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा। तो अगली प्रॉब्लम दी डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसफर। मनी को, गुड्स को स्टोर करना भी डिफिकल्ट है और ट्रांसफर करना भी डिफिकल्ट है। स्टोर करने में भी कॉस्ट लगेगी, ट्रांसफर करने में भी कॉस्ट लगेगी, स्पेस का प्रॉब्लम होगा, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ इनकन्वीनियंस जो आज मनी में। अगली डिफिकल्टी ही स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। देखो, डेफर्ड पेमेंट मतलब बराबर से सुनना, डेफर्ड का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट में पे करना। आज मॉडर्न टाइम में आप अपनी सारी ज़रूरतें लोन लेके पूरा करते हो। पीछे तीनों ध्यान से सुन लेना भाई, ध्यान से सुन लेना, पीछे एकदम पीछे तीनों। आज मॉडर्न टाइम में हम अपनी सारी ज़रूरतें लोन लेके पूरा करते हैं। ठीक है, बार्टर सिस्टम जब चलता था तब लोन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। अगर मैं गुड्स को डेफर्ड करूँगा कि 10 किलो आज दे दो, 10 किलो 1 महीने बाद दे देना, तो 1 महीने बाद उसकी वैल्यू में तो गिरावट आ जाएगी, या उसकी क्वालिटी जैसी आज है वैसी 1 महीने बाद, पैसों की क्वालिटी में थोड़ी कोई फर्क आता है कि आज 100 रुपये का नोट जैसा है अगले महीने वैसा नहीं रहेगा। हाँ, नोटबंदी हो जाए बीच में अलग बात है, बट वो 100 साल में एक बार होती है, और उसमें भी सरकार मौका देती है बराबर। ऐसा नहीं कहा सरकार ने कि 8 तारीख को नोट बंद हो गए, 9 तारीख से नहीं चलेंगे। सरकार को पता था आपकी हार्ड कोर मनी, इतनी मेहनत से आपने पैसा कमाया है, ऐसे कैसे 9 तारीख से नहीं चलेंगे। सरकार ने कहा भैया 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक 40 दिन है, 50 दिन है, आराम से 50 दिन में वो पैसा बैंक में जमा करा दो, और एक एक पाई पाई जितनी आप जमा कराओगे उसकी नई करेंसी में आपको मिल जाएगी। तो आज की तारीख में पैसा सबसे सेफ है, उसकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो सकती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करोगे तो ब्याज देना पड़ेगा।
लेकिन बार्टर सिस्टम में अगर मैं गुड्स को इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा तो इट्स वैल्यू इज लायबल टू फ्लक्चुएट। क्या बोला मैंने? और गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर का हुआ फिर तो डेफर्ड पेमेंट हो ही नहीं सकती। गुड्स कैसा हुआ? समझ गए बराबर? तो ये एक प्रॉब्लम। अगली प्रॉब्लम, एक्सचेंज इन सर्विसेज। सुन रहे हो बराबर? गुड्स को तो जैसे तैसे एक्सचेंज कर भी ले, सर्विसेज को कैसे एक्सचेंज करेंगे? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप डॉक्टर की सर्विस को टीचर की सर्विस से क्या करो? एक्सचेंज करो। क्या भी मैंने पढ़ा दिया, इसको पढ़ा दिया, मैंने इससे बोला इसने तेरी फीस, तो इसने आने कहा था मेरे पापा डॉक्टर है, कभी भी तबीयत खराब हो तो आ जाना। तो अब मैं अपनी फीस वसूल करवाने के लिए मरूं, पहले ट्रक के सामने आ जाऊं, काश मरी जाऊं, ठीक है, तबीयत भी खराब नहीं हो रही, मेरे पैसे कैसे वसूल होंगे? शिट, ठीक है। तो क्या करूं मैं? कैसे डॉक्टर की सर्विस को टीचर की सर्विस से कैसे एक्सचेंज करूं? या तो गुड्स से एक्सचेंज कर लूं, इसके पास गुड्स हो तो गुड्स ले लूं, लेकिन इसका गुड्स नहीं है, ये कह रही मेरे पापा तो डॉक्टर है, ठीक है, उस समय में तो वेद है, हकीम है, ठीक है, आ जाओ इलाज कर देंगे आपको, जड़ी बूटियां डाल देंगे, ठीक है, तो मरूं में पहले। तो ये 6 प्रॉब्लम्स है। 3 शुरू होती है लैग से, 3 शुरू होती है डिफिकल्टी। यही याद हो जाना चाहिए। यहाँ देखो, बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है? एक बंदा अपनी एक्सेस कमोडिटी देता है दूसरे बंदे को और अपनी रिक्वायरमेंट का गुड्स उससे ले लेता है। समझ गए? बार्टर सिस्टम की डिफिकल्टी जल्दी जल्दी देखो, क्या डिफिकल्टी है? 6 डिफिकल्टी है। 3, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ कॉमन मेजर, लैक ऑफ डिफिकल्टी। सुन ले कौस्तुभ शर्मा, सुन ले, याद कर ले यहीं पर। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, लैक ऑफ कॉमन मेजर, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। ये 3 तो लैक से शुरू होती है, फिर 3 शुरू होती है डिफिकल्टी। डिफिकल्टी इन स्टोरेज, डिफिकल्टी इन डेफर्ड पेमेंट और डिफिकल्टी इन एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज। सर्विस को एक्सचेंज करना, एक बार फिर आपस से देख लेना। कॉमन मेजर सर है, सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस। मैं अपना गुड्स एक्सचेंज करवाना चाहता हूं लेकिन सामने वाला एक्सचेंज करवाना, हम दोनों के बीच में डबल कोइंसिडेंस नहीं है। कॉमन मेजर, मेरे पास एक्सपेंसिव चीज है, उसके पास चीप है, तो मैं अपनी एक्सपेंसिव चीज दे दूंगा उससे चीप चीज लेने के लिए, क्योंकि हमारी दोनों चीज का वैल्यूएशन नहीं है, कोई कॉमन मेजर नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अगर मेरा प्रोडक्ट डिविजिबल नेचर का है और उसका प्रोडक्ट डिविजिबल नेचर का नहीं है तो भी मुझे उससे एक्सचेंज करवाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर डिविजिबिलिटी नहीं है तो एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बंदा तो प्रोडक्ट को डिवाइड करके दे देगा लेकिन दूसरा वाला बंदा डिवाइड नहीं कर पा रहा क्योंकि उसका प्रोडक्ट डिविजिबल नेचर का। तो वो हॉर्स वाली जो बात बोली वही एग्जांपल इसमें लिखा हुआ भी है। फिर 3, अगली 3, डिफिकल्टी इन स्टोरेज। गुड्स को स्टोर करना मुश्किल है, गुड्स को ट्रांसफर करना भी मुश्किल है। मुश्किल है मतलब ये नहीं बोल रहा इम्पॉसिबल है, इनकन्वीनियंट है। आप ये मत लिखना इम्पॉसिबल है, क्या लिखना? इनकन्वीनियंट है। गुड्स को स्टोर करने में पैसे भी लगते हैं, समय भी लगता है। नेक्स्ट, फिर डेफर्ड पेमेंट। गुड्स की डेफर्ड पेमेंट नहीं हो सकती, पैसों की डेफर्ड पेमेंट आज होती है। लोन लेते हो आप, मॉडर्न टाइम में लोन लेते हो, लोन चुकाते हो, लेकिन गुड्स की क्या नहीं होती? डेफर्ड पेमेंट नहीं होती। और लास्ट, सर्विसेज। गुड्स को तो फिर भी एक्सचेंज कर लोगे लेकिन सर्विसेज को एक्सचेंज करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। एक सर्विस, डॉक्टर की सर्विस को टीचर की सर्विस से एक्सचेंज नहीं किया जाता। ये हो गया। चलो अब आगे आते हैं, मनी। सामने देखते चलना। मनी के 3 फंक्शन पढ़ाए थे मैंने आप लोगों को। पहले मनी की डेफिनेशन मेरे साथ बोलो। मनी मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सॉरी, मनी इज व्हाट मनी डज, तो बड़ी गंदी डेफिनेशन है, ये याद मत रखना। मनी इज व्हाट मनी डज, यही याद रखी तूने, ठीक है। बोलो मेरे साथ, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम इट एक्ट एज मेजर ऑफ वैल्यू एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। इसी डेफिनेशन में इसके पूरे फीचर्स है। तो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो पहले शुरू करते हैं मनी के प्राइमरी फंक्शंस। कौन से? मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या लिखा हुआ है? मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर अगला दिया होगा इट इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। क्या दिया होगा? दिख रहा है तुम लोगों को? फिर आएंगे इसके सेकेंडरी फंक्शन। कौन से फंक्शन? इसमें आपको दिख रहा होगा इट इज अ
स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, क्या दिख रहा होगा? फिर स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ठीक है, ये हो गया पूरा प्राइमरी फंक्शन। और ये कौन से फंक्शन है? सेकेंडरी फंक्शन। अभी बता रहा हूं क्या है ये। पहले मनी की डेफिनेशन एक बार फिर सुनो मेरे से। एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग मतलब रुपी, डॉलर, यूरो, पाउंड, बोलो रुपी, डॉलर, एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विच इज, तेज बोलो, विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी हर वो चीज़ है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है। आज अगर मान लो मैं तुम्हें तुम्हारी दुकान पे आऊँ कोई भी चीज़ खरीदने और उसके बदले में मैं तुम्हें रुपीज़ दे रहा हूँ, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है रुपीज़, तो आपके लिए मनी रुपीज़ है। मनी क्या है? रुपीज़। लेकिन अगर आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज में रुपए के साथ कुछ और चीज़ भी ले रहे हो, जैसे आपने डॉलर भी एक्सेप्ट करो, जैसे नेपाल में आप जाओगे तो नेपाल में इंडियन करेंसी भी चलती है, मतलब अगर आप उनको रुपए भी दे दोगे तो चलेगा। नोटबंदी हुई थी तो नेपाल में भी लोग घबरा गए थे कि हम ये पैसे कहाँ देंगे, पुरानी नोट हमारे पास भी है, तो वहाँ पे भी व्यवस्था करी थी सरकार ने कि उनके भी पुराने नोट एक्सचेंज हो सके। अभी मैं इराक गया, वहाँ पे भी इजीली इंडियन करेंसी चल रही थी, तब मैंने क्या करा, वहाँ की करेंसी एक्सचेंज करवा ली। लेकिन वहाँ पे करेंसी वीक है इंडिया के मुकाबले, जैसे इंडिया के 1 रुपये में वहाँ के 16 रुपये मिल गए। ठीक है, तो उनसे मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई। फिर बाद में क्या हुआ, मैंने करेंसी एक्सचेंज नहीं कराई। मैंने कहा कि यार ये लोग रुपए ले तो रहे हैं, क्या मतलब फॉर करेंसी लेके वो, क्योंकि उनकी करेंसी ज़्यादा आती थी, 1 रुपये में 16 रुपये, तो मैं वहाँ 1000 रुपये देता था तो 16,000 हो जाते थे। तो कैरी करने के चक्कर में मैंने कहा रुपये ही चलने दो ना, जब चल ही रहे रुपये। बस मैं क्या करता था, कोई दुकान पे जाता और कोई चीज़ मुझे लेनी होती तो वो उसको कंपेयर कर लेता था मैं कि भैया तुम इंडियन रुपये में बताओ कितने की है, तो वो इंडियन रुपये में मान लो 10 की बोल रहा है, तो मैं इराक में बोलता था कि इराकियन दिनार में कितने की है, तो वो बोला भाई 160 की होनी चाहिए, फिर वो या 1600 की होनी चाहिए, सॉरी, उस हिसाब से। ठीक है, तो वो जो भी अगर सही बैठता था तो मैं उसको इंडियन करेंसी देता था, और ऑलमोस्ट जितने भी लोग थे सब ने इंडियन करेंसी ले ली, किसी ने ही मना नहीं किया। ठीक है, तो मतलब फिर उनके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज रुपीज़ भी हुआ, क्योंकि वो तो रुपये भी ले रहे थे। अब मैं तो जो हमारी रिलीजियस प्लेस थी बस उसके आसपास का बता रहा हूँ आप। पूरा इराक तो बहुत बड़ा है, तो हर जगह ये नहीं हो रहा होगा, हर जगह तो वो अपनी करेंसी ही लेते होंगे, लेकिन उनको पता है टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पे आते हैं बहुत सारे, तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था बिठा रखी होगी कि जिससे वो लोग ले लेते होंगे। बट वो पूरे इराक में तो ऑब्वियसली नहीं होगा, तो उनके लिए उनकी करेंसी क्या हुई, जो भी उनकी करेंसी है, दिनार है तो वो दिनार। तो भैया मोरल ऑफ द स्टोरी, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बोलो, मनी हर चीज को मनी मांगेंगे अगर वो क्या है, तो यही इसका प्राइमरी फंक्शन है कि मनी क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब आपको सुई से लेकर हेलीकॉप्टर तक जो भी खरीदना है आप रुपए देकर खरीद सकते हो, क्योंकि मनी हमारे यहाँ क्या है, रुपीस। हमारे यहाँ मनी क्या है, रुपीस। तेरा भाई नहीं आया, तेरा कहाँ है, स्ट्रेट हो जाए एकदम, बैठ जा बेटा। तो मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फंक्शन की वजह से सेल और परचेज का एक्ट सेपरेट हो गया। किसका एक्ट सेपरेट हो गया, सेल और परचेज का। आज बार्टर सिस्टम में क्या था, इस हाथ दे इस हाथ ले। मनी में ऐसा नहीं है। मनी में क्या है, अगर आज आपने कोई अपनी जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने मुझे फीस दे दी, तो सेल तो आज हो गई। अब मुझे ये चीज परचेज करनी है, तो जरूरी नहीं है मैं आज ही करूं, मुझे आज जरूरत नहीं है, मुझे 1 महीने बाद जरूरत है, तो मैं 1 महीने बाद परचेज करूंगा। तो मनी ने क्या किया, सेल और परचेज के एक्ट को सेपरेट कर दिया। कौन से फंक्शन ने, मीडियम ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बताओ एग्री करते हो नहीं करते। ये फंक्शन नहीं होता तो बार्टर सिस्टम में सेल परचेज इमीडिएटली करना पड़ता था। बार्टर सिस्टम में आज सेल करूंगा, परचेज भी आज ही करना है, जबकि मुझे आज वो चीज नहीं चाहिए। जैसे अभी देखो, मैं एक बिजनेस ही एग्जांपल देता हूँ। ये एक ऐसा टाइम होता है हमारे बिजनेस में, जो ये 1-2 महीने में फीस का कलेक्शन एकदम लो हो जाता है।
क्योंकि ऑलमोस्ट बच्चों की फीस आ चुकी होती है। लेकिन खर्चा जो अप्रैल में हो रहा था वही आज भी हो रहा है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट खर्चे फिक्स्ड है, वेरिएबल खर्चे नहीं है। कौन से खर्चे? फिक्स्ड है। रेंट जो है वो है, सैलरीज जो है वो है, हमारे घर के खर्चे जो है वो है, ठीक है, स्टाफ के खर्चे जो है वो है, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, टेस्ट वगैरह, ये वो, इलेक्ट्रिसिटी, ऑलमोस्ट खर्चे वो के वही रहते हैं। बट कलेक्शन एकदम से नीचे आ जाता है। तो मैं क्या करूंगा, उन महीनों में जिन महीनों में कलेक्शन अच्छा हुआ है उसमें से वो पैसा अलग रख दूंगा और इन महीनों में करूंगा। तो सेल परचेज क्या हो गई? सेपरेट हो गई, और वो जरूरी भी है। अब बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आज अगर मेरे को गेहूं चाहिए तो मैंने इससे गेहूं ले लिए और बदले में उसको चावल चाहिए, लेकिन उसके पास अभी इतने चावल है कि उसका 6 महीना निकल सकता है, लेकिन वो मुझे आज गेहूं दे रही है तो चावल भी आज ही लेने पड़ेंगे। तो ये प्रॉब्लम थी। ये प्रॉब्लम किसने दूर कर दी? मनी। आप मनी में क्या करो, गेहूं आज बेचो, पैसे ले लो, और उस पैसों से जब चावल खरीदना हो खरीदो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मनी ने हर चीज को क्या दे दिया? मेजरमेंट। जैसे ये माइक 100 रुपए का है, ये मोबाइल 1000 रुपए का है, ये ट्राइपॉड 3000 रुपए का है, ऐसे हर चीज को क्या दे दिया? वैल्यू दे दिया, मेजर ऑफ वैल्यू। तो बार्टर सिस्टम में जो खराबियां थी वही मनी के क्या बन गए? फंक्शंस बन गए। बोलो, बार्टर सिस्टम में जो वो मनी के क्या बन गए? फंक्शंस बन गए। तो पहले 2 फंक्शन याद रखना, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सिर्फ पॉइंट याद मत करना, अंदर का याद रखना। सुनो, मीडियम ऑफ एक्सचेंज में सेल परचेज वाली बात लिखना कि इसने सेल परचेज के एक्ट को क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। मनी के मीडियम से आप कोई भी गुड्स खरीद सकते हो। मनी हर चीज का क्या बन गया? मीडियम बन गया, ये लिखना। मेजर ऑफ वैल्यू में क्या लिखना? मनी ने हर चीज को क्या दे दिया? मेजरमेंट दे दिया। 1 किलो शक्कर 40 रुपए की है, ठीक है, 1 किलो प्याज 60 रुपए के है, एक मोबाइल 100 रुपए का है, 1000 रुपए का है, 10,000 रुपए का है। हर चीज को मनी ने क्या दे दिया? मेजरमेंट दे दिया, मेजर ऑफ वैल्यू। अब आते हैं सेकेंडरी फंक्शन पे, डेफर्ड पेमेंट। मनी ने, ये मुझे सबसे गंदा फंक्शन लगता है बार्टर सिस्टम में, क्या? उधारी नीति, इस हाथ दे इस हाथ ले। अब यहां पे क्या हो गया? मनी में उधारी आ गई। उधारी आ गई तो डेफर्ड पेमेंट आ गया कि आप क्या करते हो, कोई चीज जो आपको पसंद आ जाती है आप उसे ईएमआई पे ले लेते हो, लोन पे। तो वो लोन पे लेना मतलब क्या हो गया? पेमेंट को डेफर्ड करना, और उस पर फिर इंटरेस्ट लगता है। फिर उसमें क्या करते हैं अपन? अपनी ज़रूरतों से ज़्यादा की चीज़ें भी खरीद लेते हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है कि अपन वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते, सामने देख लेना, वो इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते, और फिर हम इंसॉल्वेंसी की कगार पे आ जाते हैं। तो ये फंक्शन खराब फंक्शन है। इस फंक्शन की वजह से लोग अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंडिंग्स बढ़ा लेते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है। क्योंकि जब तक आपकी इनकम इजाजत दे रही है तब तक तो आप ईएमआई भरोगे, लेकिन जब इनकम आपकी, हम कहते हैं कि भविष्य बिल्कुल अनसर्टेन है, ठीक है, मैं आज जहां हूं कल वहां रहूंगा, रात तक भी मेरा क्या होगा ये मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। एग्री करते हो इससे? ठीक है, टाइम एकदम अनसर्टेन है। और हम क्या करते हैं, 25 साल की किस्त पे, 20 साल की किस्त पे ये चीजें ले लेते हैं, ठीक है, और फिर अगर वो चीजें सही नहीं हो पाती तो उसके लॉन्ग टर्म में, मैंने क्या बोला, बहुत नुकसान होता है। लेकिन हमारी इकोनॉमी भी अब वेस्टर्न इकोनॉमी की तरह होती जा रही है। हमारे देश में ये कल्चर नहीं था। मैंने तुम्हें शायद पहले भी किसी लेक्चर में कहा था कि हमारे देश का कल्चर ये कभी नहीं था। ये मैं सिर्फ मतलब एक, तुम किसी भी कम्युनिटी में देख लेना, मेरी ये बात बिल्कुल सही साबित होगी, किसी भी कम्युनिटी में और किसी भी क्लास ऑफ इंडिविजुअल में देख लेना, वो अपनी स्पेंडिंग अपनी इनकम से ज़्यादा ही कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट इसमें मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ, मैं मेरी भी बात कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर भी मेरी जो इनकम है, मेरी स्पेंडिंग उससे ज़्यादा ही होगी। मैंने भी कुछ चीज़ें ऐसी है जो किस्तों पे ले रखी होगी। अब जब तक चीज़ें अच्छे से चल रही है, किस्तें चुक रही है, लेकिन आगे चल के कुछ प्रॉब्लम किसी के भी साथ हो सकती है। तो डेफर्ड पेमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होता, ठीक है। स्पेशली लोन में इंटरेस्ट होता है। अभी अगर मैंने कोई चीज़ ऐसी ली है कि जिसमें मेरे को ये 1000 रुपये की है, मेरे को 1000 ही देने, बस 100 करके देने हैं, तो वो तो फिर चलो ठीक है। लेकिन ये 1000 की और मुझे 1500 देने पड़ेंगे, क्यों? क्योंकि ब्याज लगेगा। तो वो चीज़ फिर मुझे दलदल में घुसाती जाएगी, वो ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, और फिर इसका अंत क्या होगा, वी डोंट नो, वी नेवर नो, ठीक है। चलो
डेफर्ड पेमेंट की डेफर्ड पेमेंट एक फंक्शन है मनी का। क्या लिखोगे इसमें? लोन वाली बात लिखोगे कि मॉडर्न डे में क्या होता है, लोन लिए और दिए जाते हैं और उसका डेफर्ड पेमेंट हो जाता है। तो आज आपको कोई भी चीज चाहिए हो तो वो मिल जाएगी, लेकिन उसका पेमेंट आपको भविष्य में इंटरेस्ट के साथ करना पड़ेगा। अगला मनी का फंक्शन स्टोर ऑफ वैल्यू। गुड्स को स्टोर करना आसान था, मनी को स्टोर करना आसान है, तो ये उसकी डिफिकल्टी थी, लेकिन इसका क्या बन गया? फंक्शन। मनी को इजीली स्टोर किया जा सकता है। मनी को स्टोर करना क्या है? कन्वीनियंट है। क्या है? स्पेस का कोई प्रॉब्लम और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। तीन चीजें लिखोगे, कन्वीनियंट है, स्पेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगेगी। उल्टा और आपको मनी को स्टोर करने पे पैसा मिलेगा। उल्टा मनी को स्टोर करने पे पैसा मिलेगा। समझ गए बराबर? और लास्ट ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी को आप इजीली वन पर्सन से अनदर पर्सन और वन प्लेस से अनदर प्लेस पे क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। आज मुझे किसी को पैसे देने हैं, आरटीजीएस कर दिया, नेफ्ट कर दिया, लेकिन आज मुझे किसी को 5 लाख रुपए देने हैं, तो इजीली हो सकता है। और मुझे किसी को 5 लाख रुपए का माल देना है, ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ेगा आज भी। फिर उस समय तो बार्टर सिस्टम था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं, खींच के लेके जाओ सभी। आज भी ट्रांसपोर्ट में जाना पड़ेगा, लोड करवाना पड़ेगा, माल जाएगा, फिर उधर से भी 5 लाख का माल आएगा। तो अगर आज बार्टर सिस्टम चल रहा होता तो दोनों तरफ से ट्रांसपोर्ट कितना महंगा हो जाता, कम्युनिकेशन कितना मुश्किल हो जाता। आज कम से कम एक तरफ से माल जाएगा, दूसरी तरफ से तो पैसे आएंगे। पैसे आएंगे, क्या आएंगे? तो ये क्या है? ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम ने हर चीज का ट्रांसफर क्या बना दिया? आसान बना दिया। इजीली आप अपनी वेल्थ को एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर कर सकते हो और एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हो। पांचों फंक्शन समझ में आ गए? पहले कौन से थे? प्राइमरी। यहां देखो सामने तुम्हारे लिए हो रहा है रिवीजन। कितने हैं प्राइमरी में? 2। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। फिर सेकेंडरी में कितने हैं? 3। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर और ट्रांसफर। अंदर का भी याद रखना, डेफर्ड पेमेंट में लोन वाली बात, यहाँ स्टोर वाली बात कि स्टोर करना क्या है? कन्वीनियंट है और कॉस्ट भी नहीं लगती, स्पेस का भी प्रॉब्लम नहीं है। और ट्रांसफर में एक पर्सन से दूसरे पर्सन, एक प्लेस से अंदर का मैटर याद रखोगे। ये हो गए लास्ट कंटिंजेंट फंक्शंस। तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं? इसमें मैंने सबसे पहले बताया था मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू कंज्यूमर। इसमें थोड़ा इको लगेगा। कौन सा वाला? 11th वाला। 11th में आप लोगों ने पढ़ा है कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है व्हेन MU इज इक्वल टू प्राइस। जब मार्जिनल यूटिलिटी किसके बराबर होती है? पढ़ा है। तो मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस किस में मेजर होती है? मनी में। तो इंसान को सेटिस्फेक्शन, अब मैं सरल भाषा में समझाता हूँ, इंसान को सेटिस्फेक्शन हमेशा पैसों में ही मिलता है। जैसे आज आप देख लो, मैंने अपनी कोई घड़ी इसको दे दी और इससे घड़ी ले ली, तो मैं क्या सोचूंगा? यार मेरी वाली ज़्यादा अच्छी थी। ये भी यही सोचेगी। बार्टर सिस्टम में कभी सेटिस्फेक्शन का लेवल मेंटेन ही नहीं होता। लेकिन मनी आने से क्या हुआ? ये घड़ी है, OLX पे डालूंगा, कहीं पे भी दिखाऊंगा कि इसका क्या वैल्यूएशन हो सकता है। इसने कहा भाई साहब ये 10,000 की है, तो बस अब मैं 10,000 तक एक्सचेंज कर लूंगा, तो मेरा सेटिस्फेक्शन 10,000, प्राइस भी 10,000, तो मैं इक्विलिब्रियम में हूं। अब प्राइस 9 है तो मेरे को सरप्लस है, प्राइस 8 है तो सरप्लस है, प्राइस 12 है तो मैं लूंगा ही नहीं। मेरे हिसाब से तो इसकी वैल्यू कितनी है? जैसे अपन अक्सर कार खरीदते हैं, सेकेंड हैंड जब कार खरीदते हैं तो यही देखते हैं कि कार बाजार में उसकी कीमत कितनी है। बोला कि भैया ये, अपन मैकेनिक को दिखाते हैं, मैकेनिक बोलता है भाई साहब ये इतना फलाना मॉडल है, 2019 का मॉडल है, ये आप बेचने जाओगे इतना है, सेकंड पार्टी गाड़ी है, इतने किलोमीटर चली हुई है, हमारे हिसाब से इसकी वैल्यू 4 लाख रुपए होनी चाहिए। सामने वाला बंदा बोलता है 5 लाख, तो अपन मना कर देते हैं, क्योंकि अपन इक्विलिब्रियम में, क्योंकि उसका मार्जिनल यूटिलिटी और सेटिस्फेक्शन प्राइस के बराबर नहीं। हमारा सेटिस्फेक्शन कितना है उस गाड़ी से? 4 लाख, और गाड़ी की प्राइस कितनी है? 5। एकदम सरल भाषा में समझो इसको। तो क्या प्राइस और सेटिस्फेक्शन बराबर है? तो हम उस गाड़ी को नहीं खरीदते, मना कर देते हैं। हम अपनी जिंदगी में ऐसे ही करते हैं। तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन किस में मिलता है? मनी में। कब मिलता है? जब MU और प्राइस दोनों बराबर हो। सुन रहे हो? उसी तरीके से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कब मिलता है? जब MR MC बराबर हो। क्या बराबर हो? मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो। क्या बराबर हो?
अब मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट अभी मैं तुम्हें माइक्रो पढ़ाने नहीं बैठ सकता, 11th में पढ़ा है तुमने, ठीक है, थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। आज जब प्रोड्यूसर अपनी कोई भी चीज बेचता है तो आप लोगों ने पढ़ा है कि एमसी का कर्व यू शेप होता है। कैसा होता है? और परफेक्ट कंपटीशन में एमआर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। कैसा होता है? परफेक्ट कंपटीशन में। अब एमआर और एमसी यहाँ पे भी बराबर हो रहे हैं और एमआर और एमसी, लेकिन इक्विलिब्रियम ये वाला पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ एमसी क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मेरी एक चीज 20 रुपए की है और कॉस्ट भी 20 है तो ये सेटिस्फेक्शन है। अब आप बोलोगे सर 20 रुपए की चीज है, कॉस्ट भी 20 है, सेटिस्फेक्शन कैसे? ये तो गलत पढ़ा रहे हो आप। नहीं, सही है, क्योंकि इसके लेवल पे एमसी कितनी हो जाएगी? अब 21, फिर कितनी हो जाएगी? फिर कितनी हो जाएगी? तो अब मुझे बनाने में घाटा है, नुकसान है, क्योंकि एक यूनिट बनाऊंगा तो मिलेंगे कितने? 20, लेकिन वो बनेगी कितने में? इधर कितने में बनेगी? तो जितनी यूनिट बनाता जाऊंगा मेरा नुकसान बढ़ता जाएगा, तो मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। तो ये इक्विलिब्रियम है। तो एमआर और एमसी क्या होने चाहिए? बराबर। अब ये सब 11th में डिटेल में पढ़ते हैं अपन। तो इसमें तो बस इतना लिखना है तुम्हें कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब अचीव करता है? जब एमआर और एमसी दोनों, और ये दोनों मनी में ही नापे जाते हैं। किसमें नापे जाते हैं? अगला, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। आज हम लोग अभी नेशनल इनकम रिवाइज किया हमने। सीधा बैठ आयुष, सीधा बैठ। क्या नाम है आयुष? सीधा बैठ। कोई बात नहीं बेटा, इधर आ जा, तू दिखते रहना चाहिए मुझे। आपको नेशनल इनकम अभी पढ़ाया मैंने, उसके अंदर आप रेंट, सैलरी, वेजेस, ऑपरेटिंग सरप्लस सब लेते थे, तो जाके नेशनल इनकम निकलती थी। तो आपको ये पता चल जाता था कि हमारे देश का कौन सा सेक्टर से आप कितना पैसा कमा रहे हो। रेंट से आप क्या कमा रहे हो, रॉयल्टी से कितना कमा रहे हो, वेजेस से कितना कमा रहे हो, इंटरेस्ट से कितना कमा रहे हो। अगर मनी ही ना होता तो क्या हमें ये पता चल पाता कि हमारी नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है? इनफैक्ट ये बोलो नेशनल इनकम का ही पता नहीं चल पाता। आज आप बता सकते थे हमारी नेशनल इनकम कितनी रहेगी? कैसे बताता? ये बताता कि 100 फर्नीचर बने हमारे यहाँ, हाँ 50,000 किलो चावल प्रोड्यूस हुआ, ऐसे बताते, क्योंकि मेजरमेंट तो था ही नहीं, वैल्यू नहीं थी। तो नेशनल इनकम ही कब से निकली? जब से मनी आया। चौथा, मनी इज द बेस ऑफ क्रेडिट। आज हमारे देश में इतनी क्रेडिट ली जाती है, मैंने डेफर्ड पेमेंट वाले पॉइंट में समझा दिया। तो वो क्रेडिट क्यों ली जा रही है? क्योंकि मनी है। जब बार्टर सिस्टम था तब क्रेडिट का कोई सिस्टम नहीं, बार्टर सिस्टम तो वर्क करता था, इस हाथ दे इस हाथ ले। आज हमारे पूरी इकोनॉमी का बेस बिजनेस होता है। कोई भी देश बिजनेस से चलता है, जॉब से या एग्रीकल्चर से। कोई भी देश अमीर नहीं बन सकता। देखो, देश अमीर बना है बिजनेस से, और बिजनेस की नींव क्या होती है? क्रेडिट होती है। और क्रेडिट कब दिया जाएगा? जब मनी होगी। तो पैसा छपता है आरबीआई में, उससे आरबीआई से पैसा जाता है कमर्शियल बैंकों को, कमर्शियल बैंकों से पैसा आपकी जेब में आता है, और फिर उससे बिजनेस शुरू होता है, और फिर उसी तरीके से इकोनॉमी में रोटेशन बनता है, गुड्स बनते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। इन सब का बेस ही क्या है? मनी। मनी छपना बंद हो गया, मनी नहीं छपा, तो क्या हमारी इकोनॉमी चल पाएगी? नहीं। और लास्ट, मनी सबसे ज्यादा लिक्विड है। क्या है? मनी को आप इजीली किसी भी एसेट में कन्वर्ट, सुनो इधर, आपके पास मनी है तो लैंड आ सकती है, मनी है तो गोल्ड आ सकता है, मनी है तो आपके कपड़े, खाने पीने की आइटम से लेकर हर चीज आप खरीद सकते हो। तो मनी इज द मोस्ट लिक्विड अमंग ऑल द एसेट्स। मनी इज द मोस्ट लिक्विड अमंग ऑल द एसेट्स। जितनी भी एसेट्स है उसमें सबसे लिक्विड क्या है? मनी। सुन लिया बराबर? कितने फंक्शन पढ़ा है? 3, प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिंजेंट। एक बात मैंने उस समय भी बोली थी, प्राइमरी का मतलब ये नहीं है कि ये मेन फंक्शन है। प्राइमरी, सेकेंडरी, कंटिंजेंट, इनको सिर्फ इनके सीक्वेंस में जमाया है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था MS धोनी का, कि MS धोनी जब इंडियन टीम में आए तो उनका काम क्या था? सिर्फ विकेट कीपिंग, क्योंकि उसके उस समय हमारे पास 6 नंबर तक स्टार बैट्समैन थे, VVS लक्ष्मण, गांगुली, सचिन, सहवाग, हर एक तगड़े। तो उसमें ये नहीं था हमें युवराज कि भाई हमें बैट्समैन चाहिए, हमें विकेट कीपर चाहिए था ढंग का। तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या हो गया? MS धोनी का विकेट कीपिंग। बाद में फिर पता चला भैया 1-2 जनों ने रिटायर हुए तो भैया बैटिंग भी चाहिए, तो MS धोनी चौथे नंबर पे बैटिंग करने लगा। तो उसका सेकेंडरी फंक्शन हो गया, उसे रन भी बनाने पड़ेंगे, अच्छी बैटिंग भी करनी पड़ेगी, तो ही टीम में जगह। और लास्ट में उसे कैप्टनसी मिली 2007 में, और फिर वो वर्ल्ड कप जीत गया, सब कुछ हो गया, तो भैया अमर हो गया, अब तो उससे अच्छा कोई कैप्टन ही नहीं है। तो उसका तीसरा फंक्शन था कैप्टनसी, कंटिंजेंट फंक्शन था, लेकिन वो सबसे हिट था।
आज उसकी कीपिंग के लिए कोई विकल्प मिल जाएगा, उसकी बैटिंग के लिए कोई ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन उसकी जैसी कप्तानी नहीं मिल सकती। तो कंटिंजेंट फंक्शन जो है उसका क्या था, कैप्टेंसी। बट क्या वो ऐसा ही था? तो भैया प्राइमरी का मतलब ये नहीं है मेन थे, प्राइमरी इसलिए है क्योंकि ये पहले आए, सेकेंडरी इसलिए क्योंकि उसके बाद आए, और फिर ये बाद के फंक्शन है। सो दीज ऑल आर फंक्शंस ऑफ मनी। धन्यवाद।